नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने उड़ान सीरीज़ शुरू की है और उड़ान सीरीज़ के माध्यम से लोशन की जो ऑब्जेक्टिव बुक है इसको पूरा हम लोग कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और अभी हमने शुरू कर दिया है इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी का आज ये 11वां टॉपिक है। 11वां, और 11वां टॉपिक 11वां वीडियो, क्योंकि वन टॉपिक वन वीडियो में कंप्लीट किया जा रहा है। और इस 11वें वीडियो में हम लोग बात करेंगे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। इससे संबंधित जो भी लूसेंट में दिया गया क्वेश्चन है उसको पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके पहले बार टॉपिक को पूरा अच्छे से समझेंगे। जैसे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स है, इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट अच्छे से समझेंगे। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो हमें अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगे। और क्वेश्चन के साथ साथ भी वहाँ भी जो भी फैक्ट्स बनता जाएगा वो भी मैं क्लियर करूँगा। तो और एक चीज़ बता दूं कि ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे यूपी पीसीएस हो गया, एसएससी, रेलवे या ऑल स्टेट के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा कराए जाते हैं, सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो अब हम लोग देखिए, इसके पहले हमने इंडियन हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कवर कर लिया है। अगर आप सबने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी प्लेलिस्ट को एक साथ देख सकते हैं और एक साथ कंप्लीट पूरी इंडियन हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं। और अभी हमने शुरू कर दिया भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था, या तो ये सीधा बोलते हैं इंडियन पॉलिटी या संविधान। संविधान का आज 11वां टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। अगर आप इन वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स रहता है तो आप हमें कमेंट करके या व्हाट्सअप करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैंने बताया कि हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, मौलिक अधिकार से संबंधित टॉपिक को पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम टॉपिक के बारे में जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार के बारे में क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आपको मौलिक अधिकार के बारे में ये ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में आता है। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में मौजूद है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक जितने भी अनुच्छेद हैं ये किससे संबंधित है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। 12 से 35 तक जितने भी अनुच्छेद हैं मौलिक अधिकार से संबंधित है। और जो संविधान का भाग 3 है इसी को क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा बोला जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए मैग्ना कार्टा कहाँ से, इसका क्या मतलब निकलता है। भाग 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा की संज्ञा प्रदान की गई है। और मैग्ना कार्टा एक अधिकार प्रपात होता है, मतलब एक अधिकार प्रपात है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपात था। कहने का मतलब है कि जो मौलिक अधिकार, नागरिकों को मौलिक अधिकार से संबंधित पहला जो लिखित प्रपात मिला था वो 1215 में किंग जॉन के द्वारा दिया गया था। ये नागरिकों का एक मौलिक अधिकार, और इसी को मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी गई है। और आपसे एक चीज़ पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार लिया कहाँ गया है। जो मौलिक अधिकार है ये यूएसए, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को अपनाया गया है। भारतीय संविधान में इसको ऐड किया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो मौलिक अधिकार था ये हमारा मूल संविधान में ही था, ना कि बाद में ऐड हुआ। ये मूल संविधान में था। तो पहले जो मूल संविधान था उसमें कितने मौलिक अधिकार थे, उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, ये आपको पता होना चाहिए। और लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार बचे हुए, 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से वर्तमान में चल रहे हैं। और मैं 7वां बताऊंगा क्यों, कब इसको हटाया गया ये भी मैं बताऊंगा, और किस अनुच्छेद में इसको जोड़ा गया। देखिए, मौलिक अधिकार के जो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, पहला कौन सा है, समता का अधिकार। समता का अधिकार जो है ये पहला है, और ये इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 18 तक के समता के अधिकार के बारे में बात की गई है। दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसका जो आर्टिकल है, इसका जो अनुच्छेद है 19 से 22 तक के जो भी अनुच्छेद है वो
स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं। और तीसरा हमारा अनुच्छेद है, और तीसरा हमारा जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 23 से 24 तक जो भी अनुच्छेद है वो शोषण से विरुद्ध अधिकार के बारे में बताते हैं। अगला हमारा जो अधिकार है वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 25 से 28 तक के बारे में धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया। अगला है हमारा सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार जो दिया गया है ये 29 से 30 तक के जो अनुच्छेद है इसमें संस्कृत और शिक्षा की बात की गई। अगला है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसी को बोला जाता है। और इसी को बी आर अम्बेडकर साहब ने, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को ही बी आर अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को ही संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन वैसे संविधान की आत्मा प्रस्तावना के सभी लोग मानते हैं, लेकिन बी आर अम्बेडकर साहब के द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा मानते हैं। और अनुच्छेद 32 के द्वारा ही जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम हाई कोर्ट जो है हमारा, ये रीट जारी कर सकता है। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। अब हम लोग एक बात कर लेते हैं, एक और था हमारा सातवां जो था वो क्या था? संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 31 जो है यहाँ पे था। और एक था 19(1) का एफ, 19(1) का एफ में भी संपत्ति के अधिकार की बात थी। अब क्या हुआ कि इसमें 44वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा? 44 अमेंडमेंट होता है। और ये कब होता है? ये 1978 में 44 अमेंडमेंट होता है। तब क्या होता है? संविधान संशोधन होता है। उसके बाद संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया जाता है। संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार के रूप में, इसको कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया जाता है। और इसको यहाँ से हटा करके 300 ए जो है यहाँ पे संपत्ति के अधिकार को रख दिया जाता है। और आपको एक चीज ये पूछ सकता है कि ये जो 300 ए है ये किस भाग में है? ये है जो हमारा 12 जो है इसमें ऐड इसको कर दिया गया। और एक चीज आपको पता होना चाहिए, तो ये पूछ सकता है आपसे, ये किसके टाइम में हुआ था ये 44वां संविधान संशोधन? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया। ये मोरारजी देसाई की सरकार आई थी। मोरारजी देसाई की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई की। और उन्हीं के समय में ये हुआ था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। अब हम आगे बात करते हैं मौलिक अधिकार से असंगत विधियां। मौलिक अधिकार से असंगत विधियां। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। जो अनुच्छेद 13 है इससे जो मौलिक अधिकार के असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। अगला क्या कहता है? यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 को प्राप्त है। यह शक्ति किसको प्राप्त है? अनुच्छेद 32। मतलब कहने का मतलब कि जो मौलिक अधिकार है ये संरक्षण भी करता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के द्वारा संरक्षण करता है और उच्च न्यायालय 226 के द्वारा। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में 1973 में कहा कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर संवैधानिक संशोधन की चुनौतियां दी जा सकती हैं। इसमें क्या कहा है कि मौलिक अधिकार के बारे में संवैधानिक उल्लंघन किया जा सकता है। जो मौलिक अधिकार है इसको फेरबदल भी किया जा सकता है, लेकिन ये संसद के द्वारा किया जाएगा। अगला है रीट। रीट के बारे में हम लोग बात करें। रीट सबसे इम्पोर्टेंट है। यह न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाला एक कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है, ये अनुच्छेद 32 के द्वारा ये रीट को जारी कर सकता है। और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के द्वारा रीट जारी कर सकता है। और ये रीट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के रीट होते हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश। और तीसरा है प्रतिषेध। तीसरा प्रतिषेध। उसका चौथा उत्प्रेषण। और पांचवा है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रीट है। और मैंने बता दिया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कितने कितने आर्टिकल से रीट को जारी कर सकते हैं।
आगे हम लोग बात करेंगे जो हमारे अधिकार हैं इससे संबंधित जो भी आर्टिकल्स दिए गए हैं, इन सभी आर्टिकल्स को हम पहले देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी से जितने भी अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में बनते हैं, उन सभी अनुच्छेदों में क्या क्या लिखा गया है सभी को हम देख लेते हैं। अनुच्छेद हमारा है क्या, 14, और इसमें क्या है, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता मतलब जो विधियां हैं, जो हमारा कानून है, ये सभी को एक तरीके से देखेगा, ना कोई पंडित, कोई कास्ट के हिसाब से कोई विधि विधि नहीं बनाई जाएगी। ये विधि के लिए सभी के लिए इक्वल है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 है, जाति, धर्म, लिंग, स्थान, जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव कोई जात, धर्म, लिंग और स्थान के नाम से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में है, सरकारी लोक नियोजन या सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। कहने का मतलब सरकारी नौकरियों में सभी को एक समान रूप की अवसर की समानता दी जाएगी, या सरकारी लोक नियोजन या सरकार के द्वारा कोई नियोजन करता है तो इसमें सभी को एक समान रूप से अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद हमारा 17 है। अनुच्छेद हमारा 17 है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत ये अनुच्छेद 17 में दिया गया है। अनटचबिलिटी, अनटचबिलिटी या छुआछूत इसी को बोलते हैं। ये आर्टिकल 17 जो है ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। अनुच्छेद 18 है, इस अनुच्छेद द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई उपाधियों का अंत कर दिया गया। सिर्फ शिक्षा एवं रक्षा में उपाधियां देने की परंपरा कायम रही। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में और रक्षा के क्षेत्र में उपाधियों की परंपरा कायम रही है। और जैसे कि पहले होती थी नाइटहुड या कैसरे हिंद की उपाधि, ये सारी उपाधियां ब्रिटिश सरकार की जो दी जा रही थी, इसको समाप्त कर दिया गया है। तो ये रहा हमारा समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी से संबंधित सारे आर्टिकल्स। हम अगला देखते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम से संबंधित जितने भी अधिकार हैं, इन सभी के बारे में हम लोग देखते हैं। और राइट टू फ्रीडम के जो अनुच्छेद है, ये 19 से 22 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं, सभी अनुच्छेद इसी के बीच में हैं, स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित। अब हम इन सभी अनुच्छेदों को देखते हैं। अनुच्छेद हमारा क्या है, 19। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब बोलने, बोलने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, लेकिन तो ये बोलने की स्वतंत्रता हमें कहाँ से मिलती है, अनुच्छेद 19 के द्वारा। और भी मिलता है शांतिपूर्ण और निरुद्ध सम्मेलन। कोई भी सम्मेलन एक इकट्ठा लोगों को इकट्ठा करके मतलब कोई शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर सकता है। अगला है संगम, संघ या सरकारी समितियां बनाने का अधिकार। किसी को भी एक संघ बनाने का अधिकार और सरकारी समितियां भी, सहकारी समितियां भी बना सकता है। अगला है हमारा भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबद्ध संचरण का अधिकार। कोई भी भारतीय जो है राज्य क्षेत्र में वो आबद्ध संचरण कर सकता है, मतलब घूम फिर सकता है। अगला है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में बस जाने या निवास करने की स्वतंत्रता। कहीं भी जाके वो बस सकता है, कहीं भी वो निवास कर सकता है, जमीन जायदाद लेके। अगला है कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबारी का अधिकार है। कोई भी व्यापार कर सकता है। ये हमें कौन सा आर्टिकल बताता है, ये 19 आर्टिकल जो है इसके द्वारा हमें इतने सारे राइट टू फ्रीडम मिलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। पहला है कि बोलने की स्वतंत्रता, और दूसरा शांतिपूर्ण तरीके से आप सम्मेलन कर सकते हैं, और चौथा है हमारा, तीसरा है हमारा कोई भी संघ या सहकारी समिति आप बना सकते हैं, और चौथा है हमारा या तो आप किसी राज्य में जा कर के घूम फिर सकते हैं, और पांचवा है हमारा आप किसी राज्य क्षेत्र में जा कर के बस भी सकते हैं, और आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 19 के द्वारा इतने सारे हमें फ्रीडम मिलते हैं। अब अनुच्छेद हमारा 20 क्या कहता है, अनुच्छेद 20 है कि अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अगर कोई अपराधी कर देता है और उसको दोष सिद्ध हो जाता है, उसके उसके अपराध सिद्ध होने के टाइम में एक संरक्षण प्रदान किया जाए, वो भी किसके द्वारा, वो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। कोई भी अपने स्वेच्छानुसार प्राण और देह को त्याग सकता है, ये इसकी स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 21 ए,
अनुच्छेद 21 ये कहता है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कहाँ से कहाँ तक? 6 से 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क और शिक्षा का अधिकार को प्रदान है। और ये किस संशोधन के द्वारा? 86वां 86 अमेंडमेंट आता है 2002 में, इसी के द्वारा निःशुल्क ये शिक्षा का अधिकार को जोड़ा जाता है। अगला है हमारा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या है? कुछ विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। अगर कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, अगर गिरफ्तारी किया जा रहा है तो उसको संरक्षण एक तरीके से प्रदान किया जाएगा। तो ये रहे हमारे राइट टू फ्रीडम से संबंधित सारे अनुच्छेद। नेक्स्ट है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉनेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉनेशन। तो इससे संबंधित कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24 जो है ये बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 है मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम का से सीधा सीधा मानव मानव को तस्करी नहीं कर सकता है। और बाल श्रम मतलब 18 वर्ष से कम उम्र का कोई काम नहीं करा सकता है होटल में, कारखाने में। तो ये हमारा आर्टिकल 23 के द्वारा दिया जाता है। मानव दुर्व्यापार मतलब दुर्व्यापार मतलब क्या होता है कि तस्करी, मानव तस्करी नहीं कर सकता और बाल श्रम को रोक लगा सकता है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? कारखाने आदि में बालिकाओं के नियोजन का निश्चय। कारखाने आदि में बालिकाओं को श्रम कराने का नियोजन मतलब 18 से ऊपर ही करा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजन्स इक्वलिटी। राइट टू रिलीजन्स इक्वलिटी। और इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ? अनुच्छेद है 25 से 28। 25 से 28 तक जो भी अनुच्छेद है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला अनुच्छेद है 25, अंतःकरण निबद्ध रूप से धर्म को मानने की स्वतंत्रता। आप कोई भी धर्म को निष्पक्ष तरीके से आप मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको यही धर्म मानना पड़ेगा, कोई बाउंडेशन नहीं लगाया गया। ये आर्टिकल 25 में लिखा गया। अनुच्छेद 26 जो है ये क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों के नियोजन करने की सरलता। आप कोई भी धार्मिक जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख अपने अपने धर्म की कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे कहीं पर आप भंडारा करा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। तो ये धार्मिक कार्यों के नियोजन की करने की सरलता है अनुच्छेद 26 के द्वारा। और अनुच्छेद 27 क्या कहता है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के कार्य के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। आप कर धर्म में आपको कर नहीं ले सकते, किसी कोई भी आपको कर नहीं मांगेगा। आप कोई भी धर्म है, जैसे कि हिंदू है तो मान लो हिंदू मंदिर अगर बन रहा है तो आपको कोई कर आके माने, ऐसा नहीं, भारत सरकार के द्वारा कोई कर नहीं मांगा। हाँ, आप स्वेच्छा के अनुसार देना चाहे तो दे सकते हैं, ये है। और अनुच्छेद 28 है राज्य के शिक्षण न्यायकों में ये किसी भी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाए। कहने का मतलब है किसी भी राज्य के शिक्षण संस्थान जैसे सरकारी स्कूल होंगे, कोई भी शिक्षण संस्थान है, वहाँ पे कोई धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये अनुच्छेद 28 द्वारा कहता है। अगला हमारा जो अधिकार है वो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार मतलब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और इसका अनुच्छेद है हमारा 29 से 30 तक का जो भी अनुच्छेद है ये किससे संबंधित है? ये है संस्कृत और शिक्षा से संबंधित अधिकार। अब इसके अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक मतलब जैसे मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, बौद्ध हो गया, इनके इनके इनका संरक्षण प्रदान किया जाएगा, ये संविधान कहता है अनुच्छेद 29। और अनुच्छेद 30 है शैक्षिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। जैसे इसमें क्या कहना, शैक्षिक संस्थान जैसे कि मदरसा हो गया, मदरसा जो है ये मुसलमानों के लिए मदरसा, वहाँ पे लोग जाते हैं, तो ये एक अल्पसंख्यक लोग थे, तो यहाँ पे इनको शैक्षिक अपने धर्म की थोड़ी सी जानकारी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है अगला है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारा अंतिम अधिकार है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेंडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेंडीज। और ये अनुच्छेद 32 से 35 तक है। तो हम लोग सिर्फ इसका अनुच्छेद 32 देखेंगे क्योंकि अनुच्छेद 32 में ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पूछा जाता है। मैंने बताया अनुच्छेद 31 जो था इसको ख़त्म कर दिया गया, ये बता दिया क्योंकि इसमें संपत्ति का अधिकार था, इसको ख़त्म कर दिया।
और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 को संविधान के हृदय और संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंदर 5 प्रकार के प्रावधान हैं, 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के द्वारा रीट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट जो है ये 226 जो आर्टिकल है इसके द्वारा रीट को जारी कर सकता है। अब हम उसी पांचों प्रकार की जो रीट है इसके बारे में हम एक विस्तार पूर्वक से देखेंगे। पहला हमारा रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी भी गिरफ्तारी व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी किया जाता है। यदि गिरफ्तारी का तारीख या कारण गैर कानूनी या संतोषजनक ना हो तो न्यायालय व्यक्ति को छोड़ने का आदेश आदेश जारी कर सकता है। तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है हमारा परमादेश। यह आदेश उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और गैर संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, उसे इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तब ये परमादेश को जारी कर सकता है। अगला है हमारा निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा मतलब जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमण कर किसी मुद्दे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा या प्रतिषेधाज्ञा लेख जारी करते हैं। तो निषेधाज्ञा या प्रतिलेख जारी किसके द्वारा किया? तो ये जो हमारा आर्टिकल 32 है इसमें जो रीट है निषेधाज्ञा इसके द्वारा जारी किया। अगला है हमारा अधिकार परीक्षा। अधिकार जो परीक्षा है इसके द्वारा जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश जारी कर व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। तो ये आपको अधिकार परीक्षा का मतलब ये है। अगला है हमारा उत्प्रेक्षण रेट। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय के उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेक्षण कर उसे ऊपर की अदालत या सक्षम अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। तो ये रही हमारी 5 प्रकार की रीट और पांचों प्रकार की रीट को हम अच्छे से देख लिए किसका क्या मतलब है। अभी हम लोग देखिए ये हमारा न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार के रीट होता है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश रीट, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण रीट, अधिकार परीक्षा। तो ये 5 प्रकार की रीट है, ये न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। और ये हमने एक ब्रीफ टॉपिक को देख लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार मैंने बताया मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं, लेकिन मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मौलिक अधिकार मूल संविधान में ही था। जब संविधान हमारा बना था तभी से ही मौलिक अधिकार मौजूद था, लेकिन उस समय मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। अब वर्तमान में 6 बचे। एक क्या हुआ? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का जो अधिकार था इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 31 और संपत्ति का अधिकार कहाँ का पर था? अनुच्छेद 31 और 19 का 1F जो है यहाँ पे संपत्ति का अधिकार था और इसको हटा करके कहाँ कर दिया गया है? 300A में इसको डाल दिया गया। तो ये कब किया गया? ये 44वां संविधान संशोधन होता है। कब? 1978 में। तब इसको संपत्ति के अधिकार को हटा करके एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और ये किसके समय में किया जाता है? ये मोरारजी देसाई की सरकार आती है। तो आपको याद है मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, उनके समय में ये संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान भाग 2 संबंध है। भारत का संविधान जो भाग 3 है ये किससे संबंध है? मैंने अभी बताया ये मूल अधिकारों से संबंधित है। मूल अधिकारों से संबंधित है भाग 3। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो कहाँ पर सबसे पहले मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स है उसको एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? ये
संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है इसको एक संवैधानिक दर्जा के रूप में प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और जो अमेरिका का संविधान है इसको क्या बोलते हैं, बिल ऑफ राइट्स। अमेरिका के संविधान बिल ऑफ राइट्स से इसको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है इसका वर्णन संविधान के कितने अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 12 और 35 तक का जो भी अनुच्छेद है यहाँ से मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा? तो देखिए, बी आर अम्बेडकर साहब ने कौन से ऐसे भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? तो भाग 3 को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और भाग 3 जो है ये मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह क्या है? वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। मूल अधिकार क्या है? ये एक तरीके के नागरिकों का अधिकार है, नागरिकों का मौलिक अधिकार के रूप में इसको जानते हैं, फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के भाग जो 3 है उसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो उसमें टोटल 24 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? यहाँ पे गए थे, इस बात को ध्यान रखें, कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए। जब मूल संविधान बन रहा था तब कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी कितने हैं? 6। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, क्योंकि गए थे तो यहाँ पे 7 होगा। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, क्योंकि यहाँ पे पहले की बात पूछा है, ना कि अब। वर्तमान में तो 6 मौलिक अधिकार बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? अब देखिए यहाँ पे वर्तमान की बात किया तो वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, क्योंकि जो 7वां था वो संपत्ति का अधिकार था, उसको हटाकर उसको 44वां जो संविधान संशोधन होता है उसको हटा दिया जाता है, इसीलिए अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार था। भारत का जो संविधान है ये मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, मूल संविधान का हिस्सा मौलिक अधिकार था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायालय को प्रवर्तनीय है। भारतीय संविधान में कौन न्यायालय को प्रवर्तनीय है? तो कौन न्यायालय को प्रवर्तनीय है? मूल अधिकार जो है ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है, फंडामेंटल राइट्स प्रवर्तनीय है न्यायालय में। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसके द्वारा है? ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सकता है और उच्च न्यायालय के द्वारा भी इनका दायित्व बनता है। तो उपयुक्त दोनों के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व बनता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो देखिए मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में किसको प्रदान है? मौलिक अधिकारों को सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्राप्त है? ये सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल। संविधान में उद्घोषित मौलिक, सीधा सीधा क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है?
ये संसद के द्वारा मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है कि नहीं? तो निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और ये कौन से कंडीशन में निलंबित कर सकता है? तो 352, जब कोई राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तब इसको निलंबित किया जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद जो 20 और 21 है, इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। इस समय भी ये मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। लेकिन मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद कोई पूछेगा तो 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन से मामले उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? कौन सा ऐसा मामला है जो इसकी अधिकारिता में आता है? तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन ये इन्हीं के अधिकारों में आता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो संरक्षण है ये कौन प्रदान करता है? तो ये न्यायपालिका के द्वारा इसका संरक्षण प्रदान किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन का आदेश राष्ट्रपति के द्वारा दिया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। वो भी कब? वो जब 352 जो आर्टिकल है पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तब निलंबित किया जा सकता है। लेकिन जो अनुच्छेद 20 और 21 है इसको इस समय भी राष्ट्रीय आपातकाल लगने के समय भी निलंबन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो ये उच्चतम व उच्च न्यायालय को प्राप्त है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है तो ये राष्ट्रपति इसको निलंबित कर सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। वक्तव्यों पर विचार कीजिए, वक्ताओं पर विचार कीजिए। मूल भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो पहला हमारा यहाँ पे वक्ता दिया गया है, यह राज्यकृति के विरुद्ध एक गारंटी देता है। बिल्कुल सही है, राज्यकृति के विरुद्ध यह गारंटी देता है। दूसरा है, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। बिल्कुल सही है। और तीसरा है, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते। बिल्कुल गलत है, तो ये नहीं होगा। यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। बिल्कुल गलत है, यूएसए के संविधान जो अधिकार है इसी की बिल की भांति है। तो एक और दो सही है, एक और दो सही है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 14 से 18 तक के बीच जितने भी अनुच्छेद हैं इसमें समानता के अधिकार की बात की गई है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करता है? विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन करता है? तो ये अनुच्छेद 14 करता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो देखिए, अनुच्छेद 14, 15 और 16 इसी के द्वारा जो मौलिक अधिकार है इसके शक्ति प्रदान की गई है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के सामने समानता का अधिकार है। तो देखिए, विधि के सामने समानता का अधिकार एक तरीके से क्या है, नागरिक अधिकार है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और विधि के सामने समानता का जो अधिकार है ये किस अनुच्छेद में बात करता है? अनुच्छेद जो 14 है ये विधि के समान सभी को समान अवसर प्रदान किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन। भारतीय संविधान में छुआछूत का उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो छुआछूत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद हमारा क्या है, 17। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। अनटचेबिलिटी किस में है? अनुच्छेद 17 में, छुआछूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में स्पर्शता निषेध के लिए प्रावधान है? स्पर्शता या अनटचेबिलिटी या छुआछूत, तो ये प्रावधान अनुच्छेद 17 में है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। अनुच्छेद 17 में देखिए, स्पर्शता मतलब सभी, आपको हिंदी भी प्रॉपर याद रखनी चाहिए। हिंदी स्पर्शता भी बोलते हैं, छुआछूत भी बोलते हैं और इंग्लिश में अनटचेबिलिटी बोलते हैं। तो अनुच्छेद 17 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, ये सभी के लिए सुनिश्चित करता है। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और जो समानता का अधिकार है ये 14 से 18 तक का जो अनुच्छेद है इसमें इसका पूरा टोटल अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? ये कौन से अनुच्छेद के द्वारा ये प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद 18 के द्वारा ये भारत रत्न और पद्म विभूषण के रूप में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1995 में पारित स्पर्शता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? 1995 में पारित स्पर्शता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ये सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म के अधिकार के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? ये समता के अधिकार के अधीन किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो अनुच्छेद जो 19 है ये भिन्न वर्गों में आता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया गया है? अब देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसके लिए हमें चारों ऑप्शनों को पढ़ना पड़ेगा तब जाके इसका उत्तर दे पाएंगे। तो पहला ऑप्शन है, यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त जो समाजवादी शब्द है इसको दिया गया है मौलिक अधिकार में, तो ये तो सही है। दूसरा है, संविधान की अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ने के लिए भी मौलिक अधिकार का समान वेतन दिया जाता है, ये भी सही है। तीसरा है, संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, ये भी बिल्कुल सही। तो ऑप्शन जो डी है ये सही रहेगा। उपयुक्त सभी ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई राज्य बनाम चंपाकम दो राय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? जो मौलिक अधिकार को संशोधन किया गया था वो कौन सा था? भेदभाव के विरुद्ध
अधिकार जो था इसको संशोधन किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। आप लोग को छुआछूत जो भेदभाव का अनुच्छेद है वो है कौन सा? आर्टिकल नंबर 17। अनटचेबिलिटी जो है आर्टिकल नंबर 17 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? भारत में जो समाचार पत्रों की स्वतंत्रता दी गई है किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद जो 19 का है या ए है, ए भी कहीं-कहीं मिलेगा और का भी, और कभी-कभी आ भी मिलेगा, तो ये आपको याद रखना है। तो विशेष रूप से उपबंधित किया गया है। तो समाचार पत्रों की स्वतंत्रता 19 का ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था तो नहीं करता, लेकिन यह आज़ादी अंतर्निहित है। मतलब किस अनुच्छेद में ये है? तो अनुच्छेद जो 19 का वन पहला है, उसमें ये अंतर्निहित है आ में। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? तो 19 का अनुच्छेद 19 है, इसके द्वारा कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो इसके प्रकार इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो ये अनुच्छेद जो 19 से 22 तक अनुच्छेद है, ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो देखिए अनुच्छेद जो 19 है इसमें जो स्वतंत्रताएं दी गई है, कुछ कहने का मतलब है किसको प्राप्त है, या विदेशियों को प्राप्त है कि भारतीय नागरिकों की, कि या दोनों को? तो देखिए जो 19 में स्वतंत्रताएं दी गई हैं इस ये केवल केवल सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और 19 में वर्णित जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं ये केवल केवल भारतीयों को मिला है, ना कि विदेशियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो देखिए भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 है, ये निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो ये कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि प्राण और देही की स्वतंत्रता संरक्षण करता है। ये कहने का मतलब है प्राण और देही की स्वतंत्रता, कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैवाहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अब यहाँ पे सीधा सीधा पूछा कि प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किससे है, तो मैंने अभी बताया 19 जो है इसमें प्रेस की स्वतंत्रता मिलती है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और 19 का आपसे पूछ सकता है, 19 के ए में जो है प्रेस की स्वतंत्रता का हमें उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्र संबंधी सही अधिकार कौन सा है? नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? तो सही अधिकार जो है भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिली है, तो ये सही अधिकार है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर। ना कि हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, बिल्कुल गलत है। सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, बिल्कुल गलत है। और विदेश में घूमने की स्वतंत्रता, बिल्कुल गलत है। तो ये नहीं है, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की जो स्वतंत्रता है ये किस अधिकार में निहित है? ये है भाषण की स्वतंत्रता। भाषण देने की स्वतंत्रता एक तरीके से प्रेस की स्वतंत्रता इसमें निहित है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और प्रेस की स्वतंत्रता 19 के ए में निहित है, आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा है जो मौलिक अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। पहला है हमारा बोलने की स्वतंत्रता, ये तो एक मौलिक अधिकार है, बिल्कुल सही है। दूसरा है व्यवसाय का अधिकार, बिल्कुल सही, व्यवसाय आप निश्चिंत रूप से कर सकते। तीसरा है
हड़ताल पर जाने का अधिकार, ये नहीं है, हड़ताल पे जाने का अधिकार नहीं है किसी को। और धर्म का अधिकार, तो ये सही है। इसका इसका मतलब गलत कौन सा है? ऑप्शन सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 21 के द्वारा ये संरक्षण प्रदान किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न व्याख्याएं दी गई हैं, मतलब यहाँ पे दिया गया है, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी भी। तो पहला है यहाँ पे, इसमें वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसके अंतःकरण और धर्म के आबद्ध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, ये भी सही है। तीसरा है, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधेयक उपबंध नहीं किया गया है। राष्ट्रीय गीत कोई कोई विधेयक उपबंध नहीं किया गया है कि आपको गाना ही पड़ेगा। तो तीनों बातें सही है, तो 1 2 3 सही है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? निम्न में किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो देखिए, पहला है आवास की अधिकार, आवास का जो अधिकार है ये मिला है। और विदेश यात्रा का अधिकार ये भी है। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है। तो तीनों बातें हमें दिया गया है। तो अब हमारा क्या होगा? तो 1 2 3 सही है, तो 1 2 3 ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? यहाँ पूछा है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए, भाषण व अभिव्यक्ति आबद्ध स्वतंत्रता है, बिल्कुल गलत है। स्वतंत्रता है, पूरी तरीके से आप बोल सकते, आबद्ध नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका ही राइट उत्तर है, क्योंकि यहाँ पे सत्य नहीं है। तो पहला ही जो लाइन है ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार है? तो ये है अनुच्छेद 23 और 24 के विरुद्ध में मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। 23 और 24 जो अनुच्छेद है इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। अब अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है कि दुर्व्यापार मतलब बेगार और सभी प्रकार के बाल श्रम का निषेध करता है। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों को दोनों उपलब्ध है। समझ गए? ये विदेशियों और भारतीयों दोनों को मिलता है। और 24 क्या कहता है कि कारखाने में बाल श्रम आदि पर निषेध, 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखाने या अन्य किसी जोखिम भरे स्थानों पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता। यह निषेध किसी भी प्रकार के जोखिम कार्यों के लिए तथा राष्ट्र के सिद्धांतों के अनुसार है। तो दोनों अनुच्छेद मैंने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? सीधा सीधा पूछा है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 24 है ये बच्चों को शोषण से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। कहने का मतलब जो कारखाना है उसमें आप 14 साल से कम उम्र के बच्चे का कारखाना या कोई होटल वगैरह, तो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप काम नहीं करा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने पर प्रतिषेध किया गया है? तो 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे कारखाना संकट में सेवा हो वहाँ पे आप नहीं लगा सकते 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाने अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्ति नहीं किया जा सकता जब तक उसकी उम्र कम से कम जब तक उसकी उम्र कम से कम 14 वर्ष हो ना जाए, तब तक आप उसको नहीं नियुक्त कर सकते। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसे जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। कितने घंटे के अंदर समक्ष उपस्थित करना होगा? 24 घंटे के अंदर उपस्थित किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से
गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो यह शोषण के विरुद्ध उल्लंघन होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है इसका उल्लंघन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो कौन-कौन से अनुच्छेद में? 23 और 24 जो अनुच्छेद है ये शोषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता? तो ये किस अनुच्छेद में ऐसा लिखा गया है? तो अनुच्छेद 20 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, ना कि कई बार उसको दंड दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी समान व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो पहला है हमारा, पहला ऑप्शन है गिरफ्तार का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार है। ये तो बिल्कुल है, गिरफ्तारी के कारण शीघ्रता से जानने का किसी को भी अधिकार है। और बी क्या कहता है, अपनी रुचि के अनुसार वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार है। ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार भी है। तो उपयुक्त सभी, ये जो तीनों बातें हैं ये उपयुक्त सभी का अधिकार है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद जो 25 से 28 तक का है तो इन अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। अनुच्छेद जो 25 है इसका संबंध किससे है? इसका जो संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से है। अनुच्छेद 25 ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो पहला है धर्म प्रचार करने का अधिकार, बिल्कुल सही है, आप धर्म प्रचार कर सकते हैं। दूसरा है सिखों को कृपाण धारण एवं रखने की अधिकार है, बिल्कुल सही है। और तीसरा है राज्यों का समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार है, बिल्कुल सही है। और चौथा है धार्मिक निकायों के लोगों को धर्म के परिवर्तन करने का अधिकार, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। तो 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ये अनुच्छेद 25 के द्वारा कृपाण रखने की, जो सिख लोग होते हैं उनको कृपाण रखने की मान्यता मिलती है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। कृपाण क्या होता है कि चक्कू का जैसा होता है। तो वो जो अभी आप कभी पंजाबी लोगों को देखे होंगे वो सिख लोग होते हैं, तो वो एक चक्कू के जैसा अपने यहाँ कमर में उसको टांगे रहते हैं या गर्दन से टांग के रखते हैं, तो वही है कृपाण, उसको इनका अंग बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो पहला है स्वास्थ्य पर, सदाचार पर और लोक व्यवस्था पर, सभी पे वो प्रतिबंध लगा सकता है। तो 1 2 3 ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? कौन कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अल्पसंख्यकों को 29 और 30 जो अनुच्छेद दिया गया ये अल्पसंख्यकों को संस्कृत की संरक्षण या शिक्षक से जो अल्पसंख्यक से संबंधित शिक्षण कार्य हैं उसको आप संचालित कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ये जो अनुच्छेद 30 है इसमें इसका संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर। जैसे मदरसन वगैरह मुसलमानों को बनता है तो ये किस अनुच्छेद के तहत होता है? ये अनुच्छेद
30 के तहत ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है ये अनुच्छेद 25 के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 32 को दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। अनुच्छेद 32 के द्वारा जो हाई कोर्ट है, सॉरी जो सुप्रीम कोर्ट है, ये क्या जारी कर सकता है? रीट जारी कर सकता है। और कितने प्रकार की जारी कर सकता है? 5 प्रकार की रीट को जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 32 को ही, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही बी आर अम्बेडकर साहब के द्वारा इसको ही संविधान की आत्मा कहा गया है। लेकिन वैसे जो संविधान की आत्मा है वो प्रस्तावना को माना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में कौन से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा की संज्ञा प्रदान की? अभी मैंने जस्ट इसके पहले इसी क्वेश्चन बताया कि संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है। ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है इसी को संविधान के हृदय और आत्मा को कहा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये किन परिस्थितियों में इसको निलंबित किया जा सकता है? तो देखिए, आपातकाल की स्थिति की घोषणा जब हो जाती है तब निलंबित कर सकते हैं। सेना सदस्यों के संबंध में भी निलंबित हो सकता है। जब सैनिक विधि लागू हो जाए तो भी आप निलंबित हो सकता है। तो उपयुक्त सभी परिस्थितियों में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार को प्रवर्तित कर सकता है? तो ये मौलिक जो अधिकार है इसको प्रवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस अधिकार को जारी किया जा सकता है? तो समादेश जो रीट है इसको जारी किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। इंजेक्शन समादेश या इन इंजेक्शन जो होता है ये जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में कौन सी रीट या याचिका दायर की जा सकती है? तो ये हैबियस कार्पस जो है इसको रीट जारी किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो दो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के समादेश या रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में किन न्यायालय या न्यायालय को प्राप्त है? तो ये राज्य के उच्च न्यायालय को प्राप्त है। राज्य का जो उच्च न्यायालय होगा उसको प्राप्त किया गया है रीट जारी करने का। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। जो राज्य का उच्च न्यायालय है वो किस अनुच्छेद के द्वारा रीट जारी कर सकता है? 226 जो अनुच्छेद है इसके द्वारा वो रीट को जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण के उपयोग मतलब अतिरिक्त उत्प्रेषण, परमादेश और अधिकार प्रेस ये सभी को कर सकता है। तो उपयुक्त सभी को जारी कर सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिला की जा सकती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? ये कौन सी स्थिति में जारी किया जाता है? तो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में इसको जारी किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? किसी व्यक्ति को अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में कौन है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करने वाला है, तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका या रीट का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं? ये किसका परमादेश? मैंडमस मैंडमस जो है ये परमादेश, ये एक आदेश है, हम आदेश देते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समादेश में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो ये कौन से अधिकार पृष्ठ को जारी किया जाता है? इसके लिए ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकारण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रीट को कहते हैं। तो जो मैंडमस है इस रीट को कहते हैं परमादेश। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? तो ये परमादेश जो रीट जारी किया जाता है ये कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। मैंडमस, इसको इसको क्या बोलते हैं? मैंडमस। निम्नलिखित में से किस लेख या रीट के द्वारा किसी समक्ष न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए? तो ये परमादेश या मैंडमस इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें न्याय कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, या रीट या याचिका को कहा जाता है? तो ये मैंडमस या परमादेश, हिंदी में परमादेश या मैंडमस इसको इंग्लिश बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरणा प्रेक्षण रीट निम्न में से किस आधार पर जारी किया जा सकता है? उत्प्रेरण उत्प्रेषण रीट निम्नलिखित में से किस आधार पर जारी किया जा सकता है? तो ये है अधिकारिता का अभाव और अधिकारिता से बाहर किए गए कार्यों के लिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, अभिलेख में प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर। तो तीनों को जारी करने का अधिकार रीट जारी कर सकती है इन आधार पर। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? ये अधिकार परीक्षा जो है ये इसके द्वारा रीट को जारी करके रोका जा सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश या मैंडमस के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मूल अधिकार अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा जो है जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? तो ये है, पहला है स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो आता है। दूसरा है समानता का अधिकार, ये भी आता है। तीसरा है संपत्ति का अधिकार, यही नहीं आता। संपत्ति के अधिकार को पहले ये मूल अधिकार में था, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार में हुआ करता था, लेकिन अभी इसको हटा दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार नहीं आता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? अब हमें यहाँ बताना है कि कौन सा जो है कि जो मौलिक अधिकार नहीं है। तो पहला है हमारा व्याख्यान की स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल सही है। संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, बिल्कुल ये भी सही है। और समानता का अधिकार, ये भी सही है। लेकिन संपत्ति का अधिकार
मौलिक अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो ये पूछा कि संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है इसको कब समाप्त किया गया? ये मैंने बता दिया है। तो 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन होता है, इसको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और ये संशोधन किसके समय में होता है? तो ये संशोधन मोरारजी मोरारजी देसाई के समय में होता है। तो ये आप लोग को याद रखना। मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री थे, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, और इन्हीं के समय में ये संशोधन किया गया था। और जब इसको ये किस किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 31 और 19 का जो एफ है इसमें था। यहाँ से इसको हटा करके 300 ए में शामिल कर दिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बन गया है। तो आप लोग को कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार बन गया, तो कानून का अधिकार है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो संपत्ति के जो अधिकार है इसको समान रूप से एक कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आपसे पूछ सकता है 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं? तो कौन सा जो है मौलिक अधिकार नहीं है? मैंने बताया कि संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। देखिए, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार है, शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार है, और देश भर आज़ादी के साथ आ जाने का अधिकार है, आने जाने का अधिकार है। तो ये तो सभी सही है, लेकिन ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, क्योंकि ये संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। क्या है? एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार है। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो ये कौन से अनुच्छेद में इसको रखा गया है? मैंने बताया अनुच्छेद 300 का या ए में इसको रख दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। एक तरीके से संपत्ति का जो अधिकार है ये संवैधानिक अधिकार है, ना कि मूलभूत अधिकार है। तो ये संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में हो गया? ये 300 ए में इसको शामिल कर लिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार होता है। मत देने का अधिकार है एक प्रकार से क्या? एक प्रकार से एक नागरिक अधिकार। मत देने का अधिकार एक प्रकार से क्या है? एक नागरिक अधिकार है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, ना कि कानूनी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को हमें चुनाव करना है। अब देखिए, समता का अधिकार। समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यहाँ का जो अनुच्छेद है हमारा समता का अधिकार, ये 14 से 18 में समता के अधिकार के बारे में बताया गया। तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से। अब यहाँ पे है वक्त की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो बोलने की जो स्वतंत्रता है ये है अनुच्छेद 19 में। तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। और धर्म का जो अधिकार है ये किस में मिलता है? तो ये अनुच्छेद 25 के द्वारा मिलता है। तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। अगला है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 32 में इसको मिलता है। तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। तो हमारा मिलान है 1, 4, 2, 3। ये जिसमें होगा वही इसका राइट उत्तर है। 1, 4, 2, 3। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है?
तो हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है, हड़ताल करने की आज़ादी नहीं दी गई है, तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद से संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? किस वाद से मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है? तो केशवानंद भारती जो वाद हुआ था, इसमें मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। तो वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है, एक वैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार इसको बना दिया गया है, ना कि मौलिक अधिकार। वैधानिक अधिकार हो गया है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है? विदेशी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार नहीं प्राप्त है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष से आयु की 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ये कौन सा अधिकार है? ये एक प्रकार का कौन सा अधिकार है? तो ये हमारा है मूल अधिकार है, ना कि संवैधानिक अधिकार। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और ये किस अनुच्छेद में है? तो ये 21 ए जो है, इस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। और ये कौन से संशोधन के द्वारा? 86 अमेंडमेंट होता है 2000 में, इस संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष के उम्र के जो बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया? समता का अधिकार, समता का जो अधिकार है, ये 14, 15 और 16 इन तीनों में है। 14, 15, 16 मतलब 2, 3, 4, 2, 3, 4। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसको निहित है? तो किसको ये जारी करने का अधिकार है? ये उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को जारी करने का अधिकार है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं? तो कौन सा जो है कि मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का जो अधिकार है, ये मूल अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पर्शता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है, मतलब छुआछूत का? तो अनुच्छेद जो 17 है, ये इसमें अस्पृश्यता या अनटचबिलिटी का उन्मूलन करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जा सकती है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जा सकती है। तो रिट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा रिट को जारी किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्धन्यायिका सार्वजनिक अधिकारी को अपने अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए रीट होती है। ये कौन सी रीट होती है? तो ये परमादेश जो रीट है, मैंडमस, इसका ये होता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में क्या व्यवस्था की गई है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 17 और 18 है, इसमें किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? इसमें सामाजिक समानता की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। सामाजिक समानता की व्यवस्था किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से कौन से किस में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? कौन से मामले में मान लिया था कि जो मौलिक अधिकार है, इसके संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो ये गोलकनाथ जो मामला था, इसमें इसको मान लिया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो जो संपत्ति का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं, ये कानूनी अधिकार है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो जो सूचना का अधिकार है, ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में जो संशोधन होता है ये कौन कर सकता है? तो ये संसद के द्वारा कर सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की युक्तियुक्ता प्रतिबद्ध को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये जो शक्ति है ये किसके पास है? ये संसद के पास ये शक्ति है, तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो ये कौन सी रीट की आवश्यकता होती है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।